नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो है एनसीईआरटी सिलेबस, जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात आरबीएसई के द्वारा प्रिस्क्राइब है। उसमें क्लास 8 के लिए 8th की जो सोशल साइंस की बुक है उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 या पार्ट 3 जो है उस बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग लॉज अर्थात कानूनों को समझना। तो इस चैप्टर में कानून बनाने की अर्थात लॉज बनाने की भारत में या इंडिया में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उस सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो वही हम देखेंगे इसमें। उससे पहले चैप्टर को बिगिन करने से पहले ग्लोसरी जो है कुछ टिपिकल टर्म्स है वो चैप्टर के एंड में बताई गई है, बट मैं उनको पहले ही जो है एक बार डिस्कस कर लेता हूं ताकि हमको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ग्लोसरी में इन्होंने जो वर्ड दिया है, तो क्रिटिसाइज है। क्रिटिसाइज वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? टू फाइंड फॉल्ट विद और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति के साथ कोई फॉल्ट देखना या उसके थिंग में या पर्सन में फॉल्ट को देखना और उसको पकड़ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम इस चैप्टर के रेफरेंस में बात करें तो इट रेफर्स टू सिटीजंस फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसके साथ अगर कोई कमियां या फॉल्ट्स पकड़ में आती हैं तो उनकी बात यहाँ पर की गई है। सेकेंड जो टर्म है वो है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंपल टू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कि एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ आगे जाता है। इज ऑफन यूज टू डिस्कस। तो यहाँ पर जो है जनरली ये जो टर्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज के डेवलपमेंट के रेफरेंस में यूज होती है, बट इस चैप्टर में जो है ये किस तरीके से विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, कि महिलाएं जो किस तरीके से डोमेस्टिक अर्थात घरेलू हिंसा, जो उनके साथ घरों में हिंसा होती है, वायलेंस होती है, उससे किस तरीके से वो इवॉल्व करके आई हैं। अर्जेंटली फील नीड टू ए न्यू लॉ, जिसमें एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई और उसको जो है तुरंत कंट्री में जो है लागू किया जाना चाहिए। तो यही बातें इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या है? अप्लाइज टू एनीथिंग, ये उस किसी भी चीज पर लागू होता है जो कि गवर्नमेंट जिसको मान सकती है कि वो रेसिस्टेंस या रेबेलियन जो है उसके खिलाफ हो सकता है, ऐसी चीज को सेडिशन मानती है। ऐसे जो मामले हैं, ऐसे जो केसेस हैं, इन केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा एविडेंसेस को देखना नहीं चाहती किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने में। और सेडिशन एक्ट जो 1870 का है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक एक्ट पास हुआ था, सेडिशन एक्ट 1870। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन्होंने इसकी काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया, बड़े विस्तार रूप में इसकी व्याख्या की। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन, उन्होंने सेडिशन को बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया। एंड इसका मतलब क्या है? वो है कि वो इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। तो इसका सीधा सा अर्थ ये था कि इस एक्ट के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते थे या डिटेन कर सकते थे। नेशनलिस्ट कंसिडर दिस लॉ आर्बिट्रेरी। नेशनलिस्ट लोगों ने इसको आर्बिट्रेरी एक्ट माना, मींस सप्रेसिंग एक्ट, जो दमन करने का कानून। बिकॉज इसके द्वारा जो है बहुत सारे कारणों से किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकते थे और कभी भी उनको उनका पक्ष जो है अरेस्टेड पर्सन का या अरेस्टेड व्यक्ति का, उसका पक्ष तो सुनने की बात ही इसमें नहीं थी। और बिना कोई ट्रायल चलाए, बिना किसी मुकदमे के उनको कई सालों तक जेल में रख सकते थे। तो एक रिप्रेसिव एक्ट था, दमनकारी एक्ट था। उसके बाद एक और वर्ड जो है वो यूज हुआ है वो है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का है कि किसी भी जो है व्यक्ति को या लोगों को, सोसाइटी को सीवियर तरीके से कंट्रोल करना, ताकि उनको फ्री और उनका जो नेचुरल डेवलपमेंट या एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, कर्ब किया जा सके, दबाया जा सके। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ ऐसे कानूनों से है जो कि ब्रूटली कंट्रोल पर्सन, जो बहुत ही निर्दयता से, क्रूलिटी के साथ लोगों को कंट्रोल करते हैं और अक्सर उन्हें ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, और उनको उनके फंडामेंटल राइट से वंचित
करते हैं, इंक्लूडिंग राइट टू स्पीच एंड असेंबली। और इसमें खास करके वो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें एक तो उनको बोलने की, स्पीच की, भाषण देने की स्वीकृति नहीं है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वीकृति नहीं है, और साथ में असेंबली अर्थात उनको इकट्ठा होने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर में स्पेशली यूज होंगी, और ये पॉलिटिकल साइंस में इनके इस चैप्टर के रेफरेंस में क्या मीनिंग है वो हमने समझने की कोशिश की। अब जो चैप्टर बिगिन कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे लॉज के बारे में जो है, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति को वोटिंग राइट कब मिलता है, उसकी एज क्या होती है, ऐसे कानून हैं। परहैप्स इवन द डीलिंग द लॉज बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के जो नियम कानून हैं उनके बारे में हमने जानते होंगे या पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो बात की जाएगी, किस तरीके से पार्लियामेंट जो कि कानून बनाने की इंचार्ज है वो क्या करती है, किस तरीके से कानून या लॉज को फ्रेम करती है, बनाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर में, और क्वेश्चन है डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या जो कानून बनाया गया है वो सभी लोगों पर लागू होता है, ये सवाल। तो इसके बारे में हम दूसरे चैप्टर के जो वीडियो है उसमें भी बात कर चुके हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है वो है कि हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बी, कि नए जो कानून है किस तरीके से अस्तित्व में आते हैं, तो किस तरीके से वो इफेक्टिव होते हैं। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा, कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, क्या कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या पॉपुलर नहीं हो पाते या उनको लेकर के जो है प्रोटेस्ट हो जाता है। तो ऐसे भी हैं, हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी मीडिया चैनल्स पे काफी सारी बातें ऐसे सुनते हैं। एक और क्वेश्चन इनका यहाँ पर है, व्हाट शुड बी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, अगर कोई अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल एक्ट आता है, कानून आता है, लॉ आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल है और इनके जवाब अगर हम इनके आंसर्स को सर्च कर पाएंगे तो हमें ये चैप्टर समझ में भी आएगा। अब जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये कानून सब पे लागू होते हैं, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया है या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया है, क्या ये सभी पर अप्लाई होता है। यहां पर इन्होंने जो एक सिचुएशन को दिया है और सिचुएशन को रीड करने के लिए कहा है, वो उसके आधार पे कुछ बातें होंगी। यहाँ पर एक सिचुएशन क्या दी है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और उनका जो बेटा है वो उनको सेंटेंस होती है, सजा हो जाती है 10 साल की, और वो ऑफिसर जो हैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को, सन को छिपा देते हैं क्योंकि उनकी जेल हो गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। और क्राइम क्या किया उन्होंने, जो भी क्राइम किया उस क्राइम के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 10 इयर्स की सेंटेंस दे दी, जेल की सजा दे दी। और ये ऑफिसर अपने महोदय जो हैं अपने पुत्र को छिपा देते हैं या छिपने में सहायता करते हैं। अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एक्शन है अपने बेटे को बचाने का या छिपाने का, क्या वो राइट है, सही है। शुड, दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल। दूसरा प्रश्न इनका यहाँ है कि क्या जो उनका पुत्र है, सरकारी अधिकारी का पुत्र है, उसको बचना चाहिए या उसको सजा से बचा देना चाहिए, कानून की सजा से बच जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे पिता का पुत्र है जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, तो उसको बच जाना चाहिए। ये सवाल है। तो शायद आपका उत्तर ये आएगा दोनों ही प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो पहले प्रश्न का कि क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्शन राइट था, तो आपका जवाब यही आने वाला है कि नहीं, उनका एक्शन राइट नहीं है, उन्हें अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं, तो आपका आंसर ये होगा कि चाहे वो कितना ही इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हो, उसको जो है पुत्र को बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को अगर आप समझते हैं तो उससे आपको भारत में जो लॉज हैं
भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है आगे, जो हम देख लेते हैं। इस केस से क्लियर हो जाता है कि कानून का वायलेंस हुआ है, जो लॉ था उस लॉ का वायलेशन हुआ है, उस कानून को तोड़ा गया है। हम यूनिट 1 जो चैप्टर था वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ चुके थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये एग्री किया था कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पावर, शक्ति, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो चाहे पॉलिटिकल पावर हो, उसकी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, कितना इकोनॉमिकली पावरफुल हो, कितना ही पॉलिटिकली पावरफुल हो, वो अपनी पावर का यूज करके कानून नहीं तोड़ेगा। तो ये बात पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लियर हो गई थी। दे आगे क्या है, दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये स्थापित करते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है भारत में। न किसी पॉलिटिकल पावर का है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, न किसी इकोनॉमिक पावर का है, न किसी अंबानी का हो सकता है, न किसी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता। यहाँ पर जो शासन है वो कानून का शासन है। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हो, चाहे वो लीगल ऑफिसर्स हो, उनको कोई राइट नहीं है लॉज को वायलेट करने का। वो रूल ऑफ लॉ ही एस्टेब्लिश करते हैं, इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। इस सब में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। बड़ी मजेदार बात, इस लाइन को ध्यान से रख लीजिए, इस लाइन का महत्व समझ जाइए कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी पर्सन्स, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, जेंडर का हो, या वो किसी भी इकोनॉमिक पावर की स्थिति में, इकोनॉमिक स्टेटस उसकी, चाहे पुअर हो चाहे वो रिच हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समान, कानून के सामने सब बराबर है, कानून उनको एक नजर से देखता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है भारत के कानूनों की। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स, ये कानून जो है किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो रिलीजन का बेसिस हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे जेंडर का हो, किसी भी बेसिस पे कानून की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी व्यक्ति उसके लिए समान है। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। एक और चीज कि ये इसका सीधा सा अर्थ यहाँ ये भी है कि सारे जो कानून हैं, जितने भी कानून हैं भारत में बनने वाले, वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, सब पर बराबर रूप से लागू होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनदर इज नो वन कैन बी अबव द लॉ। याद कर लीजिए, रट लीजिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कितना ही पैसे वाला हो, किसी जेंडर का हो, किसी रिलीजन का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमन मैन जो स्ट्रीट में बेगिंग करने वाला व्यक्ति हो, सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबसे ऊपर है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। इसका सीधा सा अर्थ है, न कोई अधिकारी, न कोई वेल्दी पर्सन, और न ही भारत का राष्ट्रपति कानून से बड़ा है, ये सब कानून के अंडर में है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ एज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, किसी भी कानून क्राइम करना, किसी भी टाइप का कानून क्राइम कर देना, अपराध कर देना, या किसी कानून को वायलेशन करना, कानून को तोड़ना, ये सभी के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स तय किए गए हैं। जो प्रोसेस है कि जो गिल्टी पर्सन है, गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, कि पहले हम बस बात इतनी है कि उसका अपराध तय होना चाहिए। अगर अपराध तय हो जाता है तो उसको उस कानून के लिए जो सजा तय की गई है, उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट डिसाइडेड है, वो उसको मिलेगा। बट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस। अब प्रश्न फिर भी पूछा है इन्होंने
कि क्या हमेशा ऐसा ही हुआ है, जैसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे बेगर हो, सब इक्वल हैं और कानून के नीचे हैं, कानून सबसे ऊपर होता है। क्या ऐसा हमेशा हुआ है? कुछ और बातें डिस्कस हुई है। वो कह रही है इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, कि एंशिएंट इंडिया में तो ऐसा था कि इन्यूमरेबल बहुत सारे कानून थे और खास करके ये लोकल लॉज के ऊपर ओवरलैपिंग होते थे, एक लॉ दूसरे लॉ के ऊपर ओवरलैप कर रहा था। अलग अलग कम्युनिटीज के जो है उनकी अलग अलग टाइप की डिग्री या अलग अलग मात्रा में वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी को महसूस कर रहे थे और उनके जो कानून थे वो अपने तरीके से तय थे। कुछ मामलों में पनिशमेंट दैट अ पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। तो हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि कुछ मामलों में क्राइम एक जैसा ही रहा हो, लेकिन उस क्राइम के लिए पनिशमेंट जो है अलग अलग था। अच्छा, कास्ट बैकग्राउंड के आधार पे कि जो कुछ कास्ट को वो उसमें पनिशमेंट था ही नहीं, जबकि कुछ के लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट्स थे सेम क्राइम के लिए। विद लोअर कास्ट बीइंग हार्शली पेनलाइज्ड, बीइंग ये यहाँ गलत आ गया कि हार्शली पेनलाइज्ड, कुछ जो लोअर कास्ट थे उनको हार्शली पनिश किया जाता था उसी क्राइम के लिए, जबकि उसी क्राइम के लिए हायर क्लासेस को या हाई ग्रुप को, हाई कास्ट को पनिशमेंट या तो था ही नहीं या बहुत कम था। ये धीरे धीरे करके ये स्थिति जो है वो चेंज हुई और कॉलोनियल पीरियड में इसमें काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद चैप्टर आगे बढ़ रहा है। चैप्टर आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि इस जो ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस था उसमें जो हमने एक कानून की बात तो अभी करी थी कि वो कानून जो था वो बहुत ही आर्बिट्रेरी टाइप का था, बहुत ही रिप्रेसिव था। उसके बाद एक और एक्ट आया जिसे हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्रिटिश इस कानून के तहत ये तय हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में डाल सकती थी, इम्प्रिजन कर सकती थी, उसको जेल में डाल सकती थी। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, भारतीय जो राष्ट्रवादी थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें महात्मा गांधी भी इंक्लूड थे, वो इस कानून को लेकर के बहुत विरोध में आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही रिप्रेसिव एक्ट है, अर्थात ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली जानबूझ करके भारतीय नेशनल मूवमेंट को या फ्रीडम मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए इस कानून को बनाया है। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारे विरोध हुए, बट रोलेट एक्ट जो है इफेक्ट में आ गया। कब आ गया? 10 मार्च 1919 को ये लागू कर दिया गया। बहुत सारा विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इस एक्ट के अगेंस्ट में काफी सारे विरोध हुए एक्टिवली, और 10 अप्रैल को 2 लीडर जो थे, एक डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 10 मार्च को ये एक्ट लागू हो जाता है। प्रोटेस्ट होते हैं, पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में 2 पॉपुलर नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उनको 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और जो है 13 अप्रैल को ऐसी ही एक मीटिंग जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां पर भी एक मीटिंग हो रही थी और जनरल डायर जो है उस मीटिंग में एंटर करता है पार्क में जहां मीटिंग हो रही थी। और ये पार्क जो था एक ऐसा पार्क था जिसकी एक ही एंट्री थी और इसमें से एग्जिट नहीं था। तो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के जो है फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और इस फायरिंग में सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो डाइड हो गए, गोली से मारे गए। बहुत सारे वुंडेड हुए जिनमें विमेन, चिल्ड्रन सभी इंक्लूड थे। ये जो बात हुई है ये घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है जिसे कहते हैं हम जलियांवाला बाग मैसाकर। तो ये एक और बात हुई और इस घटना को जो है
जलियांवाला बाग मैसाकर के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में कहूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये माना गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो थे उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ इंडिया में एस्टेब्लिश किया, ऐसा पॉपुलराइज भी किया गया, ऐसा फैलाया भी गया, प्रचारित भी किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया। हिस्टोरियंस have disputed this claim on several grounds, two of which include, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको लेकर के, उनमें डिस्प्यूट है इस क्लेम को लेकर के कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर उन दो जो डिस्कस हो रहे हैं, ये डिस्प्यूट जो चल रहा था, उस डिस्प्यूट में से दो के विचार या दो आइडियोलॉजी यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट आइडियोलॉजी कहती है कि कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, कि एक ग्रुप ये कहता है हिस्टोरियंस का कि कॉलोनियल रूल जो था वो रिप्रेसिव था, आर्बिट्रेरी था, वो भारत को दबाने वाला था, भारतीयों के दबाने वाला था। सेकंड जो ग्रुप कहता है वो ये कहता है कि इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया में जो लीगल स्फीयर, कानूनों का जो एक वातावरण जो बना लीगल कानूनों का, वो ब्रिटिश इंडिया में उसके पीछे किसका रोल रहा? नेशनलिस्ट का रोल रहा, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई रोल नहीं था। One example of the arbitrariness that continued to exist as pan of British law is the Sedition Act of 1870, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके कि जो इनका एक एक्ट था सेडिशन एक्ट 1870, वो भी इनके आर्बिट्रेरीनेस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। The idea sedition was very broadly understood within this act, और इसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, जो हमने समझ भी लिया था कि जो कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको गवर्नमेंट बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट कर सकती थी। तो ये कानून जो है ये बताते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वो रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का शासन नहीं था। ब्रिटिशर्स ने उसको अपने नजरिए से, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया। इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। तो बहुत जो भारत के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के इस आर्बिट्रेरीनेस को जो है विरोध करना स्टार्ट किया। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के जो रूल था उस जो कि एक सेट ऑफ रूल्स था जो कि फोर्स किया गया था कि जबरदस्ती उसका कानूनों को पालन भारतीय करें और उनको जो है अडॉप्ट करें, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की। और लड़ाई किस बात के लिए कर रहे थे कि इंडियंस को ग्रेटर इक्वलिटी चांसेस मिलने चाहिए, ज्यादा समानता स्थापित होनी चाहिए। उसको वो ये भी चाह रहे थे कि जो जबरदस्ती के कानून बनाए गए थे उसकी जगह ऐसे कानून बनाए जाए जो कि जस्टिस को सेट करें या जस्टिस लोगों को दिलाने का काम करें। 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग। तो भारत में लीगल प्रोफेशन भी इमर्ज करके आया, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। और इन लोगों ने जो है रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोड, और इन्होंने भी इस बात की डिमांड करी कि जो कॉलोनियल कोड्स थे, ब्रिटिशर्स के जो कोड थे, उसमें जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए। They began to use law to defend the legal rights of Indians, और उन्होंने इंडियंस के जो लीगल राइट्स थे उनको डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन जजेस ऑल्सो began to play a greater role in making decisions, और इंडियन जजेस थे उन्होंने भी डिसीजन मेकिंग में अब अपने रोल जो था, अपना रोल भूमिका जो थी वो बढ़ा दी। Therefore, इसी तरीके से there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इंडियंस थे और उन्होंने अलग अलग मेथड से जो है इंडिया में रूल ऑफ लॉ कॉलोनियल पीरियड में ही एस्टेब्लिश करने की तरफ इवॉल्व कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब स्वीकार हुआ this document, तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स began making laws। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसके बाद हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देश में कानून बनाने का काम या लॉ मेकिंग का काम स्टार्ट करा।
एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज। हर साल जो है हमारे प्रतिनिधि बहुत सारे कानून बनाते हैं और बहुत सारे कानूनों में जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो पहले से बने हुए हैं, उनको अमेंड करने का काम भी करते हैं, उनको चेंज करने का काम भी करते रहते हैं। हमने 6th क्लास की बुक में जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में भी पढ़ा। ये 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। इस कानून के अनुसार ये जो नया कानून बनाया गया, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर। इसके तहत ये तय हुआ कि देखिए कानून कौन सा है, इसके बारे में आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इस कानून में क्या प्रोविजंस किए गए कि किसी भी व्यक्ति का जो है उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां, उसके डॉटर्स हैं और उसकी मदर जो है, उनकी मदर, बच्चों की मदर, वो फैमिली जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका शेयर हो सकता है। तो ये इस कानून के द्वारा तय किया गया। इससे पहले तक यह था कि पुत्रियों को कोई राइट नहीं था, फीमेल्स को कोई राइट नहीं था, तो इसमें चेंज किया गया। इसी प्रकार से न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। और यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारे नए कानून बनाए गए हैं। अब यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी। किस तरीके से लोगों को सोचने में आता है, वो क्यों सोच पाते हैं और किस तरीके से प्रपोज करते हैं, प्रस्तावित करते हैं कि कुछ कानून होने चाहिए, नए कानून बनाए जाने चाहिए, आवश्यकता उनको क्यों लगती है। यहाँ एक और था कि 1870 का जो सेडिशन एक्ट को आर्बिट्रेरी बताया गया है, उसको दमनकारी बताया गया है। ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इन व्हाट वे डज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्रडिक्ट द रूल ऑफ लॉ। और जो आपने देखा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है। उसका जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वो किस प्रकार से विरोध करता है। तो हमने देखा कि सेडिशन एक्ट में सरकार जिसको चाहे उसको बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ हुआ? नहीं, ये तो बदले की भावना की तरह से यूज किया जा सकता है। अब जो अगला बिंदु जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो अगला बिंदु है कि जो कानून का जो मामला है, ये कानून की जो बात हम कर रहे हैं, न्यू लॉज कम अबाउट, किस तरीके से कानून बनते हैं, कानूनों के बनने की प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में ये पार्ट डील करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। कानून बनाने में पार्लियामेंट का रोल बहुत ही बड़ा है, इंपॉर्टेंट रोल है। इस कानून बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज through which this takes place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law। तो जो कानून कौन सा होना चाहिए, नया कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सोचने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो उनकी डिमांड करते रहते हैं या जो उनके बारे में विचार करते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by the people। अब पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल ये है कि पार्लियामेंट को सेंसिटिव रहना है, उसको इतना सेंसिटिव होना है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो उसके लिए कानून बनाए। अब यहाँ पर एक और स्टोरी आपको दी गई है जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के सामने लाई गई है। तो वो आपके चैप्टर में डिटेल में लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पर समराइज वे में देख रहे हैं। तो ये जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो जो वायलेंस की जो बहुत सारी घटनाएं होने लगी, तो उससे पार्लियामेंट का अटेंशन उस तरफ आया और पार्लियामेंट ने जो है फिर उसको कानून बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट की। घटना क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं? पहला बात यहाँ आ रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो डिफाइन करें तो ये हो सकता है कि किसी को भी इंजरी या हार्म पहुंचाना, थ्रेट देना, धमकी देना कि मैं तुम्हें घायल कर दूंगा, मार दूंगा, लाइक दैट, किसी भी अडल्ट मेल के द्वारा, यूजुअली जिसमें कि हस्बैंड हो सकते हैं और वो अपनी पत्नी को अगर धमकी देते हैं वायलेंस की, उसको हार्म पहुंचाने की। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग ऑफ द वुमन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। और ये बीटिंग जो है, ये हार्म जो है,
वो फिजिकली भी हो सकती है, उसको वो शारीरिक रूप से पीट करके भी ऐसा कर सकता है, और इसमें इमोशनली उसको अगर अब्यूज कर रहा है, वो किसी तरीके से गाली गलौज करके या उसको टॉर्चर कर रहा है, तो भी वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट माना जाता है। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल। अब ये जो अब्यूज करना किस तरीके से हो सकता है, इसमें वर्बल हो सकता है, शाब्दिक रूप में गाली देना हो सकता है, ये सेक्सुअल रूप में हो सकता है, ये इकोनॉमिक अब्यूज हो सकती है। तो ये अलग अलग टाइप से, इसको अगर ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है तो ये जो अब्यूज है वो कई टाइप से कंसिडर की जाती है। इसके लिए जो कानून बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस के रोकने के लिए, वो एक्ट या बना, वो था द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून का नाम क्या है जी? द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये कानून 2005 में बनाया गया। वापस देख लीजिएगा कानून का नाम क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये बनाया गया। एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक। इस कानून में डोमेस्टिक के टर्म को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें all women who live or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence। तो इसमें इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इसमें कोई भी विमेन जो है या सभी महिलाएं जो कभी न कभी किसी हाउस होल्ड में किसी मेल मेंबर के साथ रही है, और वो मेल मेंबर जो है उनके अगेंस्ट क्या कर रहा है, वायलेंस परपिट्रेट कर रहा है, तो उसको यहाँ पर डोमेस्टिक माना गया, और उस वायलेंस को क्या कहा गया, डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया, या घरेलू हिंसा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो घरेलू हिंसा। आगे जो इस चैप्टर में है वो एक इमेज दी हुई है जो जेंडर इक्वलिटी को शो करती है, जो कि सस्टेनेबल यूएनडी जो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से एक है जेंडर इक्वलिटी। उसके से रिलेटेड एक इमेज वहां पर दिखाई गई है। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस टू द राज्यसभा एंड दीज वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। जो स्टैंडिंग कमिटी थी 2002 में उसने कुछ सजेशंस दिए, रिकमेंडेशंस दी, राज्यसभा में दी, और वैसा ही उसने लोकसभा में भी किया, यानी वो सुझाव दिए। The committee's report accepted most of the demands of the women's group। जितनी भी महिला ग्रुप देश में थी, कंट्री में थी, उन्होंने जो भी सुझाव दिए इसको एक्ट को पास करने के लिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन राइट्स जो था उसको फॉर्म करने से पहले जितने भी विमेन ग्रुप्स थे उन्होंने जितने रिकमेंडेशन दी उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, जनरली सारी रिपोर्ट्स को, और फिर एक नया बिल जो था वो पार्लियामेंट में 2005 में एक्ट पास हुआ, जिसकी बात अभी हमने की है, ये वाला द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वो पास किया गया। बहुत ये आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज, ये जो एक्ट था जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया, उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास उसके एक्सेंट के या उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया, और जो बाद में ये है 2006 से इस एक्ट को लागू कर दिया गया। जब राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया तो या पास कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी, उसके बाद ये एक्ट के रूप में आ गया। यहां पर आगे जब चैप्टर बढ़ रहा है तो चैप्टर कह रहा है दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वीमेन। ये सिविल लॉ है, एक नागरिक कानून है जिसका ऑब्जेक्टिव जो था या एम जो था वो बहुत मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों महिलाओं को न्याय देना था, उनको राहत देनी थी। इंक्लूडेड इसमें कौन कौन है, इसमें वाइफ्स भी शामिल थी, पत्नियां हैं, धर्मपत्नियां, माताएं, पुत्रियां, सिस्टर्स, जो कि घरों में वायलेंस से अफेक्ट हो रही थी या हिंसा का शिकार हो रही थी, उनको रिलीफ दी गई इस कानून के द्वारा। यहाँ पर कुछ और भी डिस्कस हुआ है। ऑफन विमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स। जनरली ये होता है जिन महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होती है, जिनको अब्यूज किया जाता है, वो विक्टिम्स मानी जाती हैं, और विमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशन। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में महिलाएं जो है सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करती हैं। Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as
विक्टिम। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि महिलाओं को जिनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है उनको हम विक्टिम मानते हैं, जबकि उनको विक्टिम मानने की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, सर्वाइवर कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में फाइट करके उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करके अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। तो हमें उन्हें विक्टिम कहने की बजाय सर्वाइवर कहना चाहिए। इस एग्जाम्पल से जो सिटीजन्स का रोल है वो बहुत ही क्रूशियल होता है कि जो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उसमें उनका रोल क्या हो सकता है। तो सिटीजन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कानून बनाने में, क्योंकि वो पार्लियामेंट को जो है अपने सजेशंस, अपने रिकमेंडेशंस जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पहुंचाते हैं। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड, कानून कौन सा बनना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता से लेकर के, इस आवश्यकता को जस्टिफाई करने से लेकर के कानून बनने तक की जो प्रोसीजर है, एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट। तो इसमें पूरी प्रोसीजर में जो नागरिकों की जो आवाज है वो एक क्रूशियल एलिमेंट माना जाता है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ये वॉइस जो है, जो लोगों की आवाज होती है, सिटीजन्स की जो आवाज होती है वो सुनी जाती है टीवी रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people। तो बहुत सारे मीडिया हैं, टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग, इन सबके माध्यम से जो बात उठती है, जो बातें डिस्कस होती है, जो सजेशंस निकल के आते हैं, उन सबको जो है पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, और वहां पर जो ट्रांसपेरेंट पार्लियामेंट भी उनको लेते हुए, उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते हुए ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाती है लोगों के प्रति। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, या उनकी सिचुएशन क्या होती है, और उस सिचुएशन में सिटीजन्स का क्या रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पार्लियामेंट किस तरीके से कानून पास करती है, कोई कानून पास कर देती है और वो अनपॉपुलर हो जाता है, ऐसी सिचुएशन के बाद में, ऐसे सिचुएशन के बारे में यहाँ कुछ बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कोई कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड होते हैं, हैंस लीगल और लीगल भी होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल। वो कानूनी तौर से भी सही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे भी करेक्ट है, बट वो फिर भी अनपॉपुलर हो जाते हैं और अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल, और लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज ऐसा लोगों को लगता है, दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। उनको लगता है कि इस कानून को बनाने के पीछे जो इंटेंशन था सरकार का या पार्लियामेंट का, वो अनफेयर या हार्मफुल था, वो ठीक नहीं है। तो वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होने के बावजूद भी अनपॉपुलर हो जाता है। ऐसी स्थिति में पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, लोग इसका लॉ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट पब्लिक मीटिंग्स रख सकते हैं, इसके बारे में जो है वो न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हैं, टीवी चैनल्स पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, न्यूज चैनल्स पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं इसके अगेंस्ट में बन पाती है। इन डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में है, भारत में है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ। तो हमारे यहाँ पर इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि सिटीजन जो है, जो रिप्रेसिव कानून है, जो दमनकारी कानून है, जिसको पार्लियामेंट ने फ्रेम किया है, उनको एक्सेप्ट करने में वो अपने अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपनी अनिच्छा जाहिर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि वो उन्हें स्वीकार नहीं है। जब बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि एक कानून जो है वो गलत है और बना दिया गया है या पास कर दिया गया है, देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट। तो ऐसी स्थिति में सरकार का के ऊपर प्रेशर आ जाता है, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि ऐसे कानून को विड्रॉ किया जाए या उसमें चेंज किया जाए। तो ऐसी स्थितियां कई बार भारत में बनी हैं और बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस
within municipal limits often make hawking and street vending illegal. जैसे एक कानून की बात है कि बहुत सारे जो म्युनिसिपल कानून बनते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, उसमें म्युनिसिपल लिमिट्स में जो स्पेसेस होते हैं, जो जगह होती है, उसको यूज करने का जो है हॉकिंग के लिए, जनरली हॉकर्स के लिए और स्ट्रीट वेंडिंग के लिए, उसको कानूनों के द्वारा इलीगल बना दिया जाता है, उसको गलत घोषित कर दिया जाता है. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. और यह भी सही है कि कोई भी इस बात का विरोध नहीं करेगा, जो पगडंडी होती है, पेवमेंट्स होते हैं, उन पे जो है वो खुला जगह मिले ताकि लोग आराम से आ जा सके. फिर भी one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. तो साथ ही ये बात भी कोई मना नहीं करता है, या इस बात को भी सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो वेंडर्स और होकर्स हैं वो बहुत सारी नेसेसरी एसेंशियल सर्विसेज जो है चीपर रेट्स पे और एफिशिएंटली जो है प्रोवाइड करते हैं मिलियंस ऑफ लोग पीपल को. तो बड़ी बड़ी शहरों में लाखों लोगों को वो छोटे छोटे आइटम, आवश्यक जो वस्तुएं हैं, वो सस्ती दरों पे उपलब्ध करा पाते हैं. तो दोनों ही चीजें सही है. तो वो कानून वैसे ठीक है, वेंडिंग को या स्ट्रीट वेंडिंग और हॉकिंग को इलीगल बनाता है, लेकिन साथ में वो सबको स्वीकार भी नहीं हो पाता है. दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. साथ में ये जो स्ट्रीट वेंडिंग है या हॉकिंग है, स्ट्रीट हॉकिंग है, वो उनके लाइवलीहुड भी, हजारों लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिला होता है. Hence, if the law favors one group and disregard the other, it will be controversial. ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि ये जो है एक ग्रुप को, पेमेंट चलने वाले लोगों को एक्सेप्ट है, तो फिर ये स्ट्रीट वेंडर्स और जो होकर्स हैं उनके लिए अगेंस्ट हो सकता है, प्रोटेस्ट में आ सकता है, उनके लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. और ऐसी स्थिति में ये विवाद का कारण हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है. लोग जो ये मानते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, वो कोर्ट में जा सकते हैं ये तय करवाने के लिए, कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इश्यू, कि कोर्ट इस बात पे फैसला ले कि ये कानून सही है या गलत. और कोर्ट जो है उसको पावर है कि वो किसी भी कानून को मॉडिफाई करवा सकता है या उसको कैंसिल कर सकता है, अगर उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है. तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब था, इस स्टोरी या इस एग्जाम्पल का टारगेट ये था कि बहुत सारे कानून लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक एक बहुत बड़े ग्रुप को वो अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो वो अनपॉपुलर हो जाते हैं, वो जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं. तो यही बात इसमें समझाई गई. रूल ऑफ लॉ के बारे में हमने बात करी कि जो कानून का शासन है वो होना चाहिए, और भारत में उसको स्थापित किया गया है. Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced. तो इसी का रिजल्ट था कि बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किए गए बहुत सारे आर्बिट्रेरी और रिप्रेसिव लॉज थे, उनका प्रोटेस्ट किया, उनको क्रिटिसाइज किया. और हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देती है जिसमें अनजस्ट जो लॉज हैं या गलत जो कानून बने, उनका बहुत कम्युनिटीज ने, लोगों ने विरोध किया. 7th की बुक में भी आपने पढ़ा था किस तरीके से रोजा पार्क जो एक अफ्रीका और अफ्रो अमेरिकन वुमन थी, उसने बस में जो है एक व्हाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया था 1 दिसंबर 1955 को. वो विरोध कर रही थी लॉ ऑन सेग्रेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द व्हाइट्स एंड द अफ्रीको अमेरिकन. और वो किस कानून का विरोध कर रही थी? वो उस कानून का विरोध कर रही थी जिसमें जो है अफ्रीका में जो है ब्रिटिश व्हाइट्स और अफ्रीकन अफ्रो अमेरिकन थे, उनके बीच जो है स्ट्रीट्स, बहुत सारे पब्लिक जो स्पेसेस थे उनको डिवाइड कर दिया गया था. और उनका जो मना करना था सीट के लिए, दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट. और ये वो बिगिनिंग थी इनका, जो सीट के लिए मना किया गया, इन्होंने मना किया रोजा पार्क ने, वो इस आंदोलन जो सिविल राइट्स मूवमेंट था उसकी शुरुआत थी. और उसी का नतीजा था कि 1965 में सिविल राइट्स एक्ट जो पास हुआ, और उसने जो है ये जो स्ट्रीट्स का, पब्लिक स्पेसेस का जो सेग्रीगेशन किया गया था कानून बना करके, उसको बैन कर दिया गया, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया.
यहाँ पर आगे चैप्टर में एक इमेज दी हुई है और ये इमेज किसकी है, इसमें जो प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके बताए कि जो गैर कानूनी या गलत कानून बन जाते हैं उनका किस तरीके से विरोध किया जा सकता है। उसमें धरना प्रदर्शन हो सकता है, उसमें रैलीज हो सकती है, उसमें हंगर स्ट्राइक, हड़ताल वगैरह हो सकती हैं। ये सारे मेथड्स की यहाँ पर बात की गई। We need to remember that our role as citizens, तो यहाँ पर ये बात की गई है कि हमारा सिटीजन्स के रूप में जो रोल है वो डज नॉट एंड विद इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव, वो केवल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी है। रादर इट इज देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो रोल है, वो केवल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना ही नहीं है, बट उसके आगे भी हमें कॉन्टिन्यूअसली न्यूज़पेपर्स, मीडिया को पढ़ना है और जो हमारे एमपीज हैं उनके काम को मार्कअप करना है, चार्ट करना है, देखना है, चेक करना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और अगर हमें लगता है कि वो गलत हो रहा है तो हमें उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं वी शुड बियर इन माइंड, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इट इज दैट इट इज द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपर्ली। ये जो है लोगों का एक्सटेंट है, किस सीमा तक वो जाके विजिलेंट रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, उनका जो रोल है, इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोसीजर में वो, और उनका जो उत्साह है लोगों का, वो पार्लियामेंट को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि अल्टीमेटली लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो फाइनली जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को हेल्प करते हैं। पार्लियामेंट प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है, उससे कोई अगर कमियां छूट रही हैं तो वो लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की जो अवेयरनेस है, विजिलेंस है, सतर्कता है, उससे वो उनमें चेंजेस करती है, सुधार करती है और प्रयास करती है कि वो कानून सही बने और सभी लोगों को एक्सेप्टेबल हो। तो ये चैप्टर आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लॉज, चैप्टर नंबर 4, एंड मैंने जो है इसको जिस तरीके से बुक में दिया गया है वो समझाने की मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए ज्ञानालय। धन्यवाद।